हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर टुडेज क्लास ऑफ ग्रेविटेशन। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। हाँ, तो ग्रेविटेशन जो है इसको हम स्टडी करते हैं कि ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। पहले तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमें 11th साइंस में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ना है, फिर हम 12th साइंस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसको अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ग्रेविटेशन में हम क्या क्या स्टडी करने वाले, टॉपिक्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, देखो इसको हम स्टडी करते हैं। टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ, टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन में हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले। तो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करेंगे कि ग्रेविटेशन की शुरुआत कैसे हुई, फिर इसके बाद केपलर्स लॉ स्टडी करेंगे इसमें, देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या है, फिर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है, ठीक है, इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं इसको स्टडी करेंगे। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एस्केप स्पीड, अर्थ सैटेलाइट्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड जियोस्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ। एंड फाइनली वेटलेसनेस, दिस ऑल टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे, जेई नीट सबके। आपको एक ग्रेविटेशनल जो टॉपिक है, ग्रेविटेशन जो टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, ग्रेविटेशन जो है इसकी स्टडी कैसे स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन देखो कैसे स्टार्ट हुआ। तो पहले साइंटिस्ट थे टॉलेमी नाम के, ठीक है, जिन्होंने जियोसेंट्रिक, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, जियोसेंट्रिक। ठीक है, फर्स्ट पहले का एक कुछ 1000 सेंचुरी की बात है कि तब जो साइंटिस्ट थे टॉलेमी, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मींस कि हमारी जो अर्थ है वो सेंटर में है और सब प्लैनेट्स और इवन सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये सब किसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहे हैं, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कंसेप्ट दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद और इसमें स्टडी होती है, फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं और इनको पता चलता है कि ऐसा नहीं है। जैसे हमारे फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, कौन थे, आर्यभट्ट, जिन्होंने नया कॉन्सेप्ट बताया हीलियोसेंट्रिक। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मींस कि सन जो है वो सेंटर में है, सब प्लैनेट्स और इवन हमारी अर्थ भी वो सन के राउंड में घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसा फर्स्ट टाइम हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, इन्होंने बताया। ठीक है, फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं कोपरनिकस, जिन्होंने पूरी थ्योरी बताई, हाँ, कि ये जो हीलियोसेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट दिया गया इसका इन्होंने समर्थन दिया और बताया कि ये सही है और पूरी थ्योरी डेवलप की इन्होंने। ठीक है, कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट थे। चलो फिर इसके बाद गैलीलियो जी आते हैं और जिन्होंने इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया के बारे में बताया। फिर ये जो हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट है इसमें और डिटेल में स्टडी की। ठीक है, इनके लिए इनको बहुत ही परेशान भी किया गया था हीलियोसेंट्रिक, क्योंकि पहले के टाइम में अगर आपको पता हो तो राजा महाराज का जमाना था, तो इसमें अगर आप इनके अगेंस्ट में जाके कुछ और बोलते हो, ठीक है, तो इनको अच्छा नहीं लगता था, तो आपके उनकी जो रेपुटेशन वो डाउन होती थी, जिसकी वजह से आप जो चीज़ें चल रही है, जैसे
पहले जियोसेंट्रिक चल रहा था, तो ऐसा बोला गया कि यही कॉन्सेप्ट है, आप इसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो गैलीलियो जी जब इनके अगेंस्ट में बात करते थे कि ऐसा नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है, वो कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, सन के अराउंड में सब प्लेनेट और हमारी अर्थ भी घूम रहे हैं, तो ऐसा सब बताया, तो इनको उनकी जो थ्योरी थी वो रॉन्ग प्रूफ कर रहे थे, तो इनकी वजह से इनको बहुत सारे परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। फिर इसके बाद गैलीलियो जी के बाद इसी के एक स्टूडेंट थे, ठीक है, टाइको ब्राहे, जिन्होंने क्या किया, अपने पूरी यंग एज के दौरान इन्होंने वो सुबह शाम एक टेलीस्कोप लेके बैठ जाते थे और जितने भी स्टार है, प्लेनेट है, वो सबकी पोजीशन ऑब्जर्व करते थे और इनको नोट करते गए, ठीक है। इन्होंने 5-10 साल कंटिन्यू ऐसा ही किया। फिर इन्होंने जितने भी रीडिंग रिकॉर्ड किए थे, बराबर नोट किए थे, वो सब इन्हीं का एक स्टूडेंट था जोनिस केपलर, ठीक है, इन्हीं का एक स्टूडेंट था जोनिस केपलर करके, जिन्होंने टाइको ब्राहे जी ने जितने भी ऑब्जर्वेशन नोट किए थे वो सब इन्होंने स्टडी किए, और इन्होंने इनमें से ये सब ऑब्जर्वेशन पे से इन्होंने 3 लॉ दिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केपलर्स लॉ। केपलर जी ने 3 लॉ दिए। वन इज ऑर्बिटल लॉ, कि ये जो प्लेनेट है इनकी ऑर्बिट के बारे में बताया। सेकंड लॉ ऑफ एरिया, कि ये जो प्लेनेट एरिया स्वीप करते हैं इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, वो इक्वल होता है, वो आगे हम स्टडी करते हैं, इनके बारे में बताया। फिर थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये प्लेनेट जो रिवॉल्व होते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, वो सब के बारे में केपलर्स नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिटेल्स में 3 लॉ दिए, ठीक है, सब स्टडी करने के बाद। चलिए, तो हम फर्स्ट केपलर्स लॉ स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो देखो यहां पे आपको जो ये सर्कल जैसा दिख रहा है वो है एलिप्स। वो क्या है? एलिप्स। कोई भी जो एलिप्स होता है वो इस तरह से होता है। आप लोगों ने ये जो है वो एलिप्स, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है इनको पढ़ने में आएगा एलिप्स के बारे में, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। ये जो है इसको माइनर एक्सिस बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ठीक है। 2 एक्सिस होती है, माइनर एंड मेजर एक्सिस। देखो अब केपलर फर्स्ट लॉ क्या है? ऑल द प्लेनेट मूव्स इन अ elliptical orbit with the sun situated at one of the foci. All the planet moves in the elliptical orbits with the sun situated at one of the foci. देखो यहां पे जो एलिप्स है इसके 2 सेंटर होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेंटर। दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो ये कोई भी 2 में से एक सेंटर पे क्या होता है? सन होता है। और ये जो प्लेनेट है कोई भी, वो इसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है एलिप्टिकल पाथ में, तो दोनों में से कोई भी एक सेंटर पे क्या होता है? सन होता है। दिस इज व्हाट? दिस इज प्लेनेट, और ये जो है वो सन है, और ये एलिप्टिकल पाथ पे जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व हो रहा है। अब इसके 2 सेंटर, एक सेंटर इधर भी होता है, एक यहाँ पे, तो सन दोनों में से कोई भी एक सेंटर पे होता है, ठीक है। तो कोई भी प्लेनेट हो, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक प्लेस पे क्या होता है? सेंटर पे सन होता है वहां पे, ठीक है। तो दिस इज द केपलर फर्स्ट लॉ, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। मींस कि इनमें क्या बताया केपलर जी ने? सब प्लेनेट की जो ऑर्बिट होती है, ठीक है, इसका जो पाथ होता है उसका शेप कैसा होगा? एलिप्टिकल शेप होता है, कि ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग इन द एलिप्टिकल पाथ। सब प्लैनेट कैसे मूव कर रहे हैं? इन द एलिप्टिकल पाथ विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है।
तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स, और इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। चलो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ एरिया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, यहां पे आपको जो दिख रहा है वो सन है सेंटर पे, एंड दिस इज द प्लेनेट, दिस इज व्हाट प्लेनेट। और देखो ये जो आपको दिख रहा है वो एरिया है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, डेल्टा टी टाइम में मान लो ये प्लेनेट पहले यहाँ था, फिर इसके बाद वो यहाँ गया, तो इसने कुछ डेल्टा टी टाइम में, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया स्वीप्स किया, फिर इसके बाद इसकी ये पोजीशन होगी। हाँ, तो यहाँ पे जो प्लेनेट है, ठीक है, वो सन के अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया, मान लो ये A1 एरिया है, फिर इसके बाद ये पोजीशन पे आया तो इसने एरिया स्वीप किया A2 इन डेल्टा टी टाइम, फिर वो यहाँ पे जाएगा तो एरिया स्वीप किया A3, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन डेल्टा टी टाइम। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे हर जगह पे जो एरिया स्वीप्स हो रहा है, तो केपलर जी ने बताया कि एरिया स्वीप्स बाय प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच इज इक्वल, वो सेम होगा। ठीक है, अगर द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग सन, ये सन है, सन से प्लैनेट से हमने जो लाइन ज्वाइन करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया in equal interval of time, the line joining to the sun to the planet, line joining sun to the planet sweeps equal area in equal interval of time। ठीक है, ऐसा केपलर जी ने बताया। दैट मीन्स कि dA by dt जो है विच इज कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर 1 सेकंड में ये जो प्लेनेट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो 1 सेकंड में वो जितना भी एरिया स्वीप्स करेगा, इसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में, तो वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन प्लेनेट। डीए बाई डी टी विच इज रिमेन कांस्टेंट, कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं, डीए बाई डी टी कैसे कांस्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर में सन, दिस इज व्हाट, दिस इज सन, और ये जो प्लेनेट है, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है तो दोनों में से कोई एक सेंटर पे, तो सन इधर है, सन यहाँ पे है। अब ये जो प्लेनेट है वो P से ए पॉइंट पे गया, ठीक है, 1 से 2, तो इसने एरिया स्वीप किया, तो ये जो एरिया है मान लो A1 है। फिर यही प्लेनेट जब यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ पे जो एरिया स्वीप कर रहा है वो A2 है, ठीक है, तो वो अगर डेल्टा टी टाइम में स्वीप कर रहा है एरिया तो वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया स्वीप्स करेगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने को आएगा। जैसे आपने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम, किसके बारे में, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है mv, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है इसका होता है लीनियर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है P = mv। और जो बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, जो बॉडी रोटेशनल मोशन करता है, इसका होता है एंगुलर मोमेंटम, और इसका ये फॉर्मूला है R×P। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है, वो हम चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7 में। चलिए तो ये R×P और P इज व्हाट, दिस इज mv, और अगर यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां पे mv r sin थीटा आएगा। तो देखो ये जो प्लेनेट है इसकी पोजीशन है, ध्यान से समझना, प्लेनेट की पोजीशन है, और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वहां पे आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये वेक्टर r, दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर r, और ये वेक्टर v है। तो यहाँ पे एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये आपको मिलेगा mvr, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब कोई भी प्लेनेट जो है वो वहां पे सन के राउंड में रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है L, दिस इज कांस्टेंट,
एल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर एल कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे इसने एरिया स्वीप किया वो आपको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी पी डैश। ये जो ट्राइंगल है एस पी पी डैश, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये जो पी पी डैश डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो इसने डेल्टा टी टाइम में वी स्पीड से जा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डेल्टा टी। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दिस इज वी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो आर्क की लेंथ है वो आप लिख सकते हो, दिस इज वी इंटू डेल्टा टी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एस पी पी डैश वो क्या होगा, तो दिस इज डेल्टा ए इज इक्वल टू, आपको पता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो जो बेस है वो आर है, और जो एल्टीट्यूड हमने ये फाइंड किया आर्क, इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। चलिए अब मैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखूं तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू वी इंटू आर। अब देखो मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और m से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, m से क्या किया, ये डेल्टा टी को डिवाइड में लेके गए 1/2 एज इट इज, तो यहाँ पे बचा r इंटू वी। फिर मैंने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया। तो जो ये mvr है इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड l। तो आपका ये जो आंसर है वो आएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दिस इज l बाई 2m। तो देखो l कांस्टेंट है, पहले मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो ये पूरे प्लेनेट का कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन, क्योंकि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपने डिटेल में स्टडी किया होगा चैप्टर नंबर 7 में। और जो मास है वो भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है। दिस ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट। कैसी हो गई, कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि डी ए बाई डी टी, ठीक है, एरिया स्वीप्स बाय एनी प्लेनेट इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच इज रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन प्लेनेट। ठीक है, तो दिस इज द केपलर सेकंड लॉ। ये क्या है, केपलर सेकंड लॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केपलर थर्ड लॉ क्या है। तो देखो थर्ड लॉ में केपलर जी ने बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी प्लेनेट जो है, ठीक है, ये है पोजीशन ऑफ सन, ये है प्लेनेट। अब कोई भी प्लेनेट है वो इस तरह से अगर यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, तो हमने आगे ही पढ़ा, ठीक है, ये इसकी सेमी मेजर एक्सिस होती है। ये कौन सी, मेजर एक्सिस, बट मैं अगर हाफ ले रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। अब ये प्लेनेट कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आया, तो इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जो हमें डिराइव करना है, तो केपलर जी ने बताया कि कोई भी प्लेनेट जो है इसका टाइम पीरियड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। देखो हमने पूरा डिस्टेंस याद है, मैंने आगे की फिगर में बताया, दिस इज ए डिस्टेंस एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। और ये जो एक्सिस होती है दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी प्लेनेट जो है इसका जो टाइम पीरियड है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, कोई भी प्लेनेट का हमें टाइम पीरियड डिराइव करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये इनका थर्ड लॉ है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये तीन लॉ हुए। ठीक है, फर्स्ट लॉ था ऑर्बिटल लॉ, कि कोई भी प्लेनेट है वो कैसे रिवॉल्व करता है, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया, दिस इज द लाइन joining sun
to the planet, it sweeps equal area in equal interval of time. This is the second law. And third law, this is the law of time period. The square of the time period of the revolution of planet is proportional to the cube of semi major axis of its elliptical. जो हमारी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है 8.1। चलो इसमें आपको क्या दिया हुआ है देखो, लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट द परहिलियन P, यहाँ पे ये परहिलियन पॉइंट जो P है, ठीक है, मैं पेन थोड़ी चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे। चलो ये जो परहिलियन पॉइंट है P, वहां पे ये प्लेनेट यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है Vp, एंड इसका ये जो डिस्टेंस है वो है Rp। वो क्या है? Rp। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट द परहिलियन P इन फिगर 8.1 ए Vp एंड द सन प्लेनेट डिस्टेंस Sp बी Rp। ये डिस्टेंस Rp है, प्लेनेट की स्पीड Vp दिया है। रिलेट Rp Vp टू द करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी एट द एफिलियन Rav है। और यहाँ पे ये जो प्लेनेट जब पहुंचता है तो इसकी जो स्पीड है वो Va है। इसकी स्पीड क्या है? Va। और सन से ये जो डिस्टेंस है दिस इज द Ra। ये डिस्टेंस कितना है? Ra है। एट एफिलियन पॉइंट विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रैवर्स BAC एंड CPB। देखो ये जो ट्राइंगल है दिस इज BAC एंड ये जो है वो CPB। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये प्लेनेट को CAB जो एरिया स्वीप करेगा वो अलग है, BPC वो भी अलग एरिया है, बट यहाँ पे जो टाइम लगता है वो इक्वल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रैवर्स BAC एंड CPB। क्या है? यहाँ से जो ट्राइंगल का जो एरिया है इसको स्वीप करने में क्या टाइम जो है इक्वल लगेगा दोनों को, हमें वो प्रूफ करना है कि इक्वल होगा या तो डिफरेंट होगा, क्या किसका ज्यादा होगा वो हमें बताना है। चलिए तो फर्स्ट अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो देखो यहां पे प्लेनेट जब सन के क्लोज है तो इसकी स्पीड होती है Vp, और जब सन से दूर होता है तो इसकी स्पीड होती है Va। तो फर्स्ट हम इसकी स्पीड और डिस्टेंस के साथ जो स्पीड में जो बदलाव आता है वो कितना होगा, क्या ज्यादा स्पीड होगी जब सन से प्लेनेट दूर होगा तो स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, और नजदीक होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा या कम। तो इसको स्टडी करते हैं। तो देखो कोई भी प्लेनेट है, इसका एंगुलर मोमेंटम हमने पहले ही देखा कि L जो होता है वो कांस्टेंट होता है, L विच इज रिमेन कांस्टेंट। L कैसा रहता है? कांस्टेंट होता है फॉर अ थ्रू आउट इट जर्नी। P पॉइंट पे हो तो भी L जितना है उतना ही A पॉइंट पे होता है। दोनों पॉइंट के जो इसके एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके लिए आपने अगर चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है रोटेशनल मोशन तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलो अब एंगुलर मोमेंटम जो इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा MP, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या? MP MVR, MP RP इंटू VP इज इक्वल टू MA RA VA। अब आप देखो तो मास तो वही है, प्लेनेट का मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, जब यहाँ है तो प्लेनेट का मास तो वही है, तो M इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप लिखो इसको तो VP बाई VA विच इज इक्वल टू द RA बाई RP। तो यहां से आप साफ देख सकते हो कि अगर RP कम है, RP कैसा है देखो, RP डिस्टेंस कम है, आपको फिगर में से ही दिख रहा है कि जो RA है विच इज ग्रेटर देन RP है, RA इज ग्रेटर देन RP। यहाँ पे सन है और ये डिस्टेंस देखो RA और RP, तो RA इज ग्रेटर देन RP है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर RP कम है तो VP क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपका जो प्लेनेट है जब वो सन के क्लोज होगा, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, सन की जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो जब सन जो प्लेनेट है वो क्लोजर होता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो फास्ट, कैसा होता है, वो फास्टर मूव करता है।
और जब प्लेनेट यहाँ पे होता है अवे फ्रॉम सन, तो इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लोअर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फास्टर प्लेनेट घूम रहा है नियर टू द सन, एंड अवे फ्रॉम द सन वो कैसे घूम रहा है, वो स्लो घूम रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो mvr होता है। अगर v बढ़ता है, r बढ़ गया, जब यहाँ पे वो पहुंचता है तो mvr है, r बढ़ गया तो ऑब्वियसली उसके साथ r इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होनी चाहिए। और जब प्लेनेट क्लोज आ जाता है टू द सन, तो उसका जो r है रेडियस वो डिक्रीज होता है, तो वहां पे v बढ़ेगा, तभी तो l कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने की वजह से इसके जो आर में बदलाव होता है, इसकी वजह से इसकी स्पीड में भी बदलाव होता है। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ पे प्लेनेट स्लो घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक मच टाइम, एंड जब वही प्लेनेट क्लोजर टू सन आता है तो इट विल मूव फास्ट। सो एरिया स्वीप्स बाय प्लेनेट एट क्लोजर टू सन, इट विल टेक स्मॉल टाइम। तो BAC टाइम फॉर BAC विच इज ग्रेटर देन टाइम CPB। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, CPB। तो विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रावर्स BAC CPB, तो इक्वल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, BAC डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा देन BPC। ठीक है, CPB। चलो, तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, इसका कंसेप्ट आपको पता है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास कोई भी दो मास है, जस्ट सपोज कि एक m1 है और दूसरा जो मास है वो m2 है, और दोनों को हमने कुछ r डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, तो एक चीज समझ लो कि जो बॉडी के पास मास होता है वो अपना चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी वो बॉडी लगा सकती है। जो भी बॉडी के पास मास होता है वो क्या कर सकता है, अपनी चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर सकता है, और अगर वो फील्ड क्रिएट कर सकता है तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स भी कोई भी बॉडी पे लगा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही डिटेल में स्टडी करना है। तो इसमें फर्स्ट जो होता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसका लॉ क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई न्यूटन जो है वो पेड़ के नीचे बैठा था और वहां पे एप्पल नीचे गिरता है और वो पूरा लॉ बना देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो जस्ट फॉर एंटरटेनिंग एक कहानी बनाई होती है, बट रियलिटी में इसके पीछे बहुत सारे वर्षों तक काम किया गया होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च की होती है। फिर इसके बाद न्यूटन जी जो है उन्होंने भी वो सारी रिसर्च स्टडी की, और फिर इसके बाद ये लॉ दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सब कुछ आ गया। ठीक है, जो आपको कहानी सुनाई दी जाती है, बताई जाती है कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा और पूरा लॉ बनाया, तो दिस इज फॉर जॉक। तो उसी को हमें स्टडी करना है कि न्यूटन जी जो है इन्होंने क्या बताया था। ठीक है, इसने ग्रेविटेशनल जो लॉ दिया वो क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा आपको एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, तो यूनिवर्सल मीन्स कि ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। आप कोई भी यूनिवर्स में कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी स्टार है, ठीक है, सबके लिए लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने जो बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी बॉडी के पास मास है तो दैट मीन्स कि वो क्या लगा सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो दो मास है, ये दोनों मास के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। gravitational force exerted between these two mass particle which is directly proportional to product of their masses,
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो न्यूटन जी ने क्या बताया कि जो ये दो पार्टिकल हैं मास m1 और m2 के, इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो दिस इज द लॉ, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स एट्रैक्ट, और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज एट्रैक्टिव टाइप का होता है। कैसा होता है? एट्रैक्टिव, कभी भी वो रिपल्सिव फोर्स नहीं लगा सकता। कोई भी बॉडी के पास मास है तो वो अपनी चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा सकती है, बट एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज कैसा होता है? एट्रैक्टिव टाइप का होता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। ठीक है, तो देखो एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attract every other particle with force which is directly proportional to the product of their masses। देखो product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, कोई भी दो पार्टिकल हो, दो से ज्यादा हो, तो भी इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वेयर, मीन्स की ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल अगर आप यहां से रिमूव करते हो तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो gm1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये जो g है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आप कैसे बना सकते हो? जी को सब्जेक्ट बना लो, एफ का न्यूटन होता है, आर का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर सामने गया तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये मास जो है इसका केजी होता है, तो दो मास है, दोनों डिवाइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है इसका यूनिट हुआ और ये इसकी इतनी वैल्यू होती है। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है क्योंकि सारे पूरे यूनिवर्स में कोई भी प्लेनेट पे आप जाओ जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही होती है, इतनी ही होती है हर एक प्लेनेट पे। ठीक है, स्पेस में कहीं पे भी जाओ। तो दिस इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, सॉरी ये इसका जी जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इतना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। चलो अब अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा तो आप वो भी डिराइव कर सकते हो। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला का न्यूटन का क्या होता है? m1 l1 t-2, फिर मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर होता है डिवाइड बाय केजी का m2। जो एक केजी है वो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m-1, क्योंकि 1 ऊपर है, -2 हो जाएगा, तो इसमें से 1 गया तो कितना बचेगा? -1। फिर L3 और ए t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपको पूछा तो आपको ये आना चाहिए। चलिए, तो ये था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, आगे हमें पढ़ना है। देखो आगे हम ये जो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, आप सभी ने फोर्स के बारे में स्टडी किया। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसके पीछे यूनिट वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर। तो अब हमें जो ग्रेविटेशनल जो हमने लॉ पढ़ा, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसमें हमें इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हम ये जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ
हाँ, टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म, कैसे डिराइव करना है, वेक्टर फॉर्म में। चलिए, तो वेक्टर फॉर्म में देखो यहां पे आपको ये फिगर दी हुई है, दो मासीस है, कितने मासीस है, दो, देयर इज वन m1 एंड अनदर m2। और यहाँ पे ये जो मास m1 है, इसकी जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिस इज व्हाट, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो मास m1 है, इसकी पोजीशन दी हुई है r1 वेक्टर, एंड मास m2 की जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिस इज वेक्टर r2। ठीक है, ये दोनों पोजीशन आपको दी हुई है। अब हमें फोर्स फाइंड करना है। देखो ये m1 मास है, m2 मास है। अब दोनों के मास है तो दोनों ने ऑब्वियसली अपने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाए होंगे चारों ओर, और ग्रेविटेशनल फील्ड है तो देयर मस्ट बी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा सकते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। दोनों के अपने अपने मास है, दोनों एक दूसरे पे क्या लगा सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें वही ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। चलिए, इसके पहले आपको वेक्टर के ट्राइंगल लॉस पता होने चाहिए। वेक्टर का ट्राइंगल लॉस याद है, हमने पढ़ा था कि अगर ये वेक्टर r1 है, फिर इसके हेड पे हमने वेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज r21, और यहां से हेड टू टेल अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये वेक्टर r2 है। ठीक है, वैसा ही कुछ है ना, ये जो है वो वेक्टर r1 है। ठीक है, ये आप r21 भी लिख सकते हो, r12 अपोजिट में लिया तो r12 होगा, और ये है वेक्टर r2। तो देखो अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्राइंगल रूल्स आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r21 विच इज इक्वल टू द वेक्टर r2 है। और वेक्टर r21 को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो तो इसको लिख सकते हो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर वेक्टर r1 को आप कहां लेके गए, इस साइड लेके गए, एंड दिस इज वेक्टर r2 है, तो वेक्टर r1 इस साइड गया तो वेक्टर r21 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वेक्टर r2 माइनस r1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगर इसका उल्टा कि इसको हम अपोजिट में लेते तो ये वेक्टर r12 हो, तो आगे हमें क्या लिखना पड़ता, माइनस लिखना पड़ता। आगे हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। ठीक है, और सेम ईयर अगर ये माइनस है तो मैं इसे क्या नोट कर सकता हूं, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर सॉरी 1 2, उल्टा लिया ना हमने, अपोजिट में लेते तो आगे क्या लिखेंगे, माइनस, तो ये 1 2 इज इक्वल टू वेक्टर r2। तो ये r12 इस साइड जाएगा और r2 इस साइड आ जाएगा, तो वेक्टर r12 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, दिस इज वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आप मीन्स कि आपको याद रखना है कि वेक्टर r21 का मतलब क्या, वेक्टर r2 माइनस r1, वेक्टर r1 लिखा जाएगा, और वेक्टर r12 का क्या मतलब होता है, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 लिखा जाएगा। ठीक है, इससे उल्टा भी लिखो, डजंट मैटर, बट ये आपको आप अच्छे से याद रख सकते हो तो ये टेक्निक बेटर है, आप इस ऐसे याद रखो। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद हमें जो एक और चीज पढ़नी है कि हमने जो यूनिट वेक्टर पढ़ा था, कि जस्ट सपोज मैं यूनिट वेक्टर r21 लिखूं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, वेक्टर r21, कोई भी वेक्टर है, इसको किससे डिवाइड करो, इसके मोड से, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, उसी डायरेक्शन का क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। याद है हमने यूनिट वेक्टर भी पढ़ा था, वेक्टर r21 इज व्हाट, वेक्टर r21 सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ r21 क्या होता है, वेक्टर r21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r21, ऐसे लिखते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर r12 निकालना है तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा वेक्टर r12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r12, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। चलिए, अब हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो देखो फोर्स ऑन मास 1 पे लग रहा है, मान फोर्स ऑन मास
1 बाई मास 2। ठीक है, कौन फोर्स लगा रहा है? 1 पे फोर्स लगा रहा है 2। फोर्स कौन लगा रहा है? 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स लगा रहा है इसको बाहर की ओर लिखो, तो वेक्टर F12 इसको लिखा जाएगा Gm1 M2 अपॉन, अब यहाँ पे F12 है तो आप इसको नोट कर सकते हो वेक्टर R12 का स्क्वायर इनटू, पीछे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पीछे क्या लिखा जाता है? यूनिट वेक्टर। याद है, ये हमने पढ़ा था जी, तो ये Gm1 इंटू M2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर, जो हमने आगे लो पढ़ा M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर, वही है, वो स्केलर फॉर्म था। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पीछे जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो इसके पीछे क्या लिखना पड़ता है? यूनिट वेक्टर। तो देखो, ये डिस्टेंस आप R12 या तो R21 लिखो, अपोजिट में लिख रहे हो तो माइनस लिख देने का। तो ये हो गया Gm1 इंटू M2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। इसको चलिए, तो इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, वेक्टर F12 इज इक्वल टू Gm1 इंटू M2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे लिख सकते यूनिट वेक्टर को वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका वेक्टर F12 क्या हो जाएगा? देखो, Gm1 इंटू M2 अपॉन ए स्क्वेयर था और यहाँ पे 1 पावर है, तो वेक्टर R12 का क्यूब, और ये वेक्टर R12 को क्या लिखते हैं? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ऐसा आप लिख सकते हो। दिस इज द फोर्स ऑन अ 1, फोर्स ऑन अ 1 बाई 2। ठीक है, पार्टिकल 1 जो है वो 2 पे जो फोर्स लगा रहा है, पार्टिकल 2 जो है वो 1 पे फोर्स लगा रहा है, वो हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं फोर्स ऑन अ 2 बाई 1, कि ये जो 1 पार्टिकल है वो अब 2 पे फोर्स लगाएगा, तो वो कितना लगाएगा? तो वो होगा F21, सेम फॉर्मूला Gm1 इंटू M2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर R21, जैसे वो लिखा था वैसे ही है। और अगर R21 है तो इसको आप, यूनिट वेक्टर R21 है तो इसको आप जब यूनिट वेक्टर से निकालोगे तो क्या लिखोगे? वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको और सिंप्लीफाई करो? Gm1 इंटू M2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। ठीक है, यूनिट वेक्टर की जगह पे हमने ये लिखा वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। चलिए, तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो आप क्या लिख सकते हो? देखो, Gm1 इंटू M2 अपॉन वेक्टर R21 का क्या हो जाएगा? क्यूब, और यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो R2 माइनस R1, R21 को। देखो, यहाँ पे हमने लिखा ना R21 को क्या लिखते हैं? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और R12 को क्या लिखा जाता है? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इसी पे से मैंने सब नोट किया है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखो, मैं चाहता हूं, देखो अब आपको एक और चीज समझनी है। अब यहाँ पे जो है, तो वेक्टर R12 जो है इसको अगर आप उल्टा लिखते हो तो आप इसको आगे माइनस लिखते हो। ठीक है, अब आप वेक्टर R12 ये मोड में है, 21 भी मोड में है, तो दोनों का क्यूब करो, मोड के अंदर है तो ये दोनों वैल्यूज जो आपको मिलती है वो आर के बराबर ही, वो तो सेम ही रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर ये डिस्टेंस दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर है तो आप 5 सेंटीमीटर का क्यूब करो या -5 सेंटीमीटर का क्यूब करो, वो तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी क्योंकि मोड के अंदर है। ठीक है, और वो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा।
तो आप R12 की जगह पे आप R21 भी लिख सकते हो, आप R लिखो, डजंट मैटर, उससे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पे जो है आप देखो, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं आगे, GM1 इंटू M2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R21 लिखा, ठीक है। R21 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, और यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन निकाला, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। अब देखो ये कौन सा फोर्स है, F21। अब ये पूरी वैल्यू देखो ये किसके बराबर है, डिट्टो F12 के बराबर है। देखो GM1 M2 R12 क्यूब R1 माइनस R2 सेम वैल्यू है, तो आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। देखो ये हमने प्रूव किया यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ, और ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है इसको हमने एज अ वेक्टर फॉर्म भी रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस कि ये जो वन पार्टिकल है वो टू पे फोर्स लगाएगा। कैसे, ऐसे इसको अट्रैक्ट करेगा। वन पार्टिकल, हमने पढ़ा कि जो बॉडी के पास मास होता है वो अपनी चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा सकता है। तो और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज एट्रैक्टिव टाइप होता है। तो ये वन पार्टिकल जो है वो टू पे फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन 2/1। तो ये जो F21 है वो ए डायरेक्शन में लग रहा है। देखो मैं इसको दिस इज F21 फोर्स ऑन अ 2, फोर्स ऑन अ 2/1। वन जो फोर्स लगा रहा है वो बाहर होगा, वन देखो बाहर है, तो फोर्स कौन लगा रहा है, वन किस पे लगा रहा है, 2 पे, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सेम ईयर ये जो 2 है वो 1 को क्या कर रहा है, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन अ 1/2, 2 फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्स देखो इक्वल एंड अपोजिट है। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो कि देखो दो अगर पार्टिकल है, तो दो पार्टिकल के बीच, जैसे हमने M1 और M2 दो पार्टिकल है, अगर दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू GM1 इंटू M2 अपॉन R²। ठीक है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। बट हाँ, अगर मोर देन 2 पार्टिकल्स हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दो पार्टिकल है तो आपके पास लो है ग्रेविटेशनल लो, आप अप्लाई करो F इज इक्वल टू GM1 इंटू M2 अपॉन R², then you will get gravitational force between these two particles. But when more than 2 particles are available, ठीक है, और we want to find gravitational force any one of the particle, तो इसे कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो तो इसको हम स्टडी करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो क्या है, ठीक है, और कैसे हम कोई भी एक पार्टिकल के ऊपर बाकी सारे पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, तो जस्ट सपोज आपको दिया हुआ है एक सिस्टम है, यहां पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये डायग्राम अभी हमने आगे ड्रॉ किया था, तो इसमें सिर्फ दो पार्टिकल थे। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज x एंड दिस इज y। अब मान लो कि एक पार्टिकल है मास m1 यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल आया हुआ है मास m2, और हाँ ये पार्टिकल जो m1 है, सॉरी ये m1 है, m1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, ये जो पार्टिकल इसका पोजीशन वेक्टर r2, तीसरा m3 यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r3, और ऐसे mn, ऐसे n पार्टिकल की सिस्टम है और इसका पोजीशन वेक्टर rn।
ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल है मान लो, और हमें ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, M2 पे, किस पे फाइंड करना है? फाइंड नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल 2। ठीक है, 2 पार्टिकल पे नेट फोर्स फाइंड करना है। तो देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन मोर देन टू ग्रेविटेशनल फोर्स आर एक्ट ऑन एनी अदर पार्टिकल, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग on this particle which is equal to the vector sum of the individual particle। ठीक है, क्या होता है देखो, when more than, देखो यहां पे कितना ए M2 पे फाइंड करना है, तो ये पार्टिकल भी अपना फोर्स लगाएगा जिसका ये होगा डायरेक्शन, दिस इज F21 फोर्स ऑन 2 बाई 1 पार्टिकल। फिर ये जो थर्ड वाला पार्टिकल है वो भी फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन 2 बाई पार्टिकल 3। ऐसे है Mn पार्टिकल है वो भी फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन 2 बाई n नंबर ऑफ पार्टिकल। ऐसे 4 होता, 5th होता, सब ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो देखो ये जो M2 है इसमें मोर देन 2 ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं। व्हेन मोर देन 2 ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जर्ट, 2 और 2 से ज्यादा हो, when 2 and more than 2 gravitational force are act on any particle, the resultant gravitational force, कौन सा? resultant force on a M2 particle, this is F2, the resultant force on this particle which is equal to the vector sum, कैसा sum? vector sum of the individual forces, जितने भी फोर्स लग रहे हो सबका क्या कर लो? वेक्टर सम कर लो। वेक्टर F21 इज इक्वल टू वेक्टर F23 डैश 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 वेक्टर F2n। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये जो M2 पार्टिकल है उस पर लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके आप कोई भी पार्टिकल पे नेट फोर्स फाइंड कर सकते हो। चलो एक और समझने लायक बात जो है वो समझो कि ये जो M1 पार्टिकल है वो मान लो कि वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? जस्ट फॉर एग्जांपल कितना फोर्स लगा रहा है? वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये जो M3 जो पार्टिकल है वो मान लो कि वो 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 15 न्यूटन। और ये F21 है वो मान लो 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, M2 पे कितना फोर्स लगा रहा है? वो 20 न्यूटन। ये हमने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये नंबर सब लिए है। अब मान लो कि सिर्फ M1 और M2 है और M3 भी प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारे पार्टिकल नहीं है, सिर्फ M1 और M2 है। तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन है। अब आप M3 को पुट करते हो तो ये दोनों के बीच में पहले प्यार था 10 न्यूटन। ये M3 के आने के बाद भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, वो 10 न्यूटन ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि पहले M1 और M2 प्रेजेंट थे, M3 M4 बाकी सब पार्टिकल कोई प्रेजेंट नहीं है। तो M1 और M2 के बीच जो फोर्स लग रहा था वो कितना था? 10 न्यूटन। अब आप M3 को लेके आए, ठीक है, M2 और M3 के बीच 15 न्यूटन लग रहा है, बट M3 आने से M1 और M2 में प्यार में कोई कमी नहीं आती है। वो पहले भी 10 न्यूटन था, बाद में भी 10 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, M3 आ गया, उसने 15 न्यूटन लगाया, तो M2 पे लगने वाले नेट फोर्स में चेंजेस आएगा, बट वो पर्टिकुलर दो मास के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि जो दो पार्टिकल है इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस पे, तो वो तो चेंज ही नहीं हुआ। तो वो चेंज नहीं होता है अगर कोई तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट हो, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होती है।
ठीक है, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। चलिए अब हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हो, तो देखो F21 अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R21 का क्यूब, और इससे आप नोट कर सकते हो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, चलिए ऐसे अगर मैं F23 को लिखूं तो इससे लिखा जाएगा Gm2 m3 अपॉन वेक्टर R23 का क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R3, ऐसे आप लिख सकते हो, प्लस डैश 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 आगे और लिखे तो हाँ F2n, इसको क्या लिखा जाएगा, दिस इज Gm2 mn अपॉन वेक्टर R2n का क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर R2 माइनस वेक्टर Rn, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसको हमें यहां से कॉमन क्या निकलेगा, देखो Gm2 इधर भी है इधर भी है, सब में Gm2 है, कॉमन निकल जाएगा, Gm2 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। चलिए तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते, देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको नोट कर रहा हूं, देखो हाँ यहाँ पे F2 इज इक्वल टू Gm2, फिर इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो m1 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R21 का क्यूब वेक्टर R2 माइनस R1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा m3 वेक्टर R23 का क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे आप लिख सकते हो mn अपॉन वेक्टर R2n का क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर R2 माइनस वेक्टर Rn। चलो ऐसे आप लिख सकते हो। अब मैथ्स की लैंग्वेज में अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो Gm2 समेशन ऑफ n से स्टार्ट करना है, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना है, बट जो j है विच डज नॉट इक्वल टू, सॉरी i जो है वो 1 से स्टार्ट होगा बट वो 2 नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 1 से स्टार्ट करना है, बट वो i जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा। इसको क्या लिखा जाएगा, दिस इज mi अपॉन वेक्टर R2 i क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर R2 माइनस वेक्टर Ri। ऐसे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, 1 आएगा, बट i डज नॉट इक्वल टू 2, जो i है वो 2 नहीं होगा। R2i कैप R2i वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर R2i क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर R2 माइनस वेक्टर Ri। ठीक है, चलो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसी के साथ आज का हमारा जो क्लास है इसको हम एंड करते, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हम लैब में कैसे डिराइव कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। चलो थैंक यू एवरीवन।